रहमान रहीम। आज हमारा बिज़नेस रिसर्च मेथड का दूसरा लेक्चर है, जो कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हम जो है उमेश सुकरैन की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में दूसरे में आप ये देखेंगे कि जो हमने पहले व्हाट इज़ रिसर्च के बारे में पढ़ा था कि रिसर्च बेसिकली है क्या, उसके सेकंड जो लेक्चर है उसमें हमने इंक्लूड किया है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या है? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज़ अ प्लान फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड टेस्टिंग पॉसिबल आंसर्स। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमारे पास है कि हमने जो भी चीज़ें जो है अपने रिसर्च में इंक्लूड करनी होती हैं उसके बारे में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम किस तरह टेस्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट लगाकर, और जो भी हमारे पास उन रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे पास आंसर्स होते हैं उन क्वेश्चंस के। A scientific investigation typically begins with observations. Observations often lead to questions. A hypothesis is a possible logical answer to a scientific question based on scientific knowledge. बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस जनरेट करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जो हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। जो हमारे पास टॉपिक होता है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन की बेस पर आता है। जो भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी सराउंडिंग में, जो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं, उसके हिसाब से हम डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, जनरेट होते हैं, जिनके हमने आंसर्स को जो है वो सर्च आउट करना होता है आफ्टर द रिसर्च। हम रिसर्च करते इसीलिए हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आंसर हमारे पास जनरेट हो और हम उसको सोल्यूशन निकाल सकें। सेकेंडली जो हमने आंसर्स निकालने होते हैं हम उनको हाइपोथेसिस कहते हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में उनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या होते हैं? एक स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर होती है, और उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थ्योरीज, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, उसके ऊपर लगाकर हम जो है आंसर उससे जनरेट करते हैं। ये सारा होल प्रोसेस जो हमारे पास क्या है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। और ये हम सब किसकी बेस पे कर रहे होते हैं? साइंटिफिक नॉलेज की बेस पे। साइंटिफिक नॉलेज किस तरह है कि जब इसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड हो जाती हैं तो इसको हम साइंटिफिक जो है नॉलेज की बेस पे टेस्ट कर रहे होते हैं। जो भी हमारे पास आंसर्स की स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है हॉलमार्क्स। हॉलमार्क्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उमेश सुकरैन की बुक में एक्सप्लेन की गई हैं, उनमें सबसे पहली है पर्पसिवनेस। द रिसर्च इज कंडक्टेड विद अ पर्पस, इट हैज़ अ फोकस। द पर्पस ऑफ द रिसर्च शुड बी क्लियरली मैंशनड इन एन अंडरस्टैंडेबल एंड अम्बिगुअस मैनर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पर्पसिवनेस, जिसका मतलब है कि हमारी जो भी रिसर्च होगी, जो भी हमारा टॉपिक होगा, वो उसका कोई मकसद होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। बगैर किसी पर्पस के या किसी मकसद के हम कोई चीज़ रिसर्च ना कर रही हों। लेकिन एक ऐसा भी है कि जो हमारा टॉपिक है उसको हम फोकसली लेकर चलें। फोकसली किस तरह के मीन्स, अगर आप एक चीज़ रिसर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से जो आपने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं आप उन्हीं क्वेश्चंस पर वर्क कर रहे हो, ना कि आपके माइंड में अगर कोई और क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको भी बीच में इंक्लूड कर लें। आपने अपना जो माइंड है वो आपने फोकस रखना है अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, और जो चीज़ आपको फेस हो रही है आपने उसी को रिसर्च करना है। इसके अलावा हमारे पास क्लियरली मेंशन हो कि ये पॉइंट्स जो है हमने अपनी रिसर्च में इंक्लूड किए हैं, हमने ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं और हमें इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करना है। इसलिए जो है हमारे जो भी साथ लोग होंगे या जो जिनके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं वो सब कुछ उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, उनकी समझ में आ रहा हो, और उसमें कोई भी जो ऐसी बात ना हो जो उनको जो है वो तजस्सुस में डाले। सेकेंडली हमारे पास जो हॉलमार्क है या करेक्टरिस्टिक है वो है रिगर। रिगर मीन्स केयरफुलनेस। रिगर मीन्स है केयरफुलनेस, कि आप उसको एहतियात के साथ करें। स्क्रपुलियसनेस एंड द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस इन रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। आप जो है उसके अंदर इतनी केयरफुली करें कि जो आपका रिसर्च का इन्वेस्टिगेट आपने जो किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, आपके क्वेश्चन को सही आंसर कर रहा हो। In order to make a meaningful and worthwhile contribution to the field of knowledge, research must be carried out rigorously. उसके अंदर गलती के जो चांसेस हैं वो ना हो, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो और करेक्ट हो।
हम इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि वो उसका जो है वो मीनिंगफुल हो, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा हो, जिस चीज़ को आप रिसर्च करना चाह रहे हो, जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंगफुल हो और वर्थ वाइल हो, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा हो आपकी प्रॉब्लम को, जो कि जो उसका सोल्यूशन एग्जैक्टली होना चाहिए वो ही हो। और आप जो अगर रिसर्च कर रहे हैं और नॉलेज में एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपका कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो नॉलेज में एक्सपेंशन ला रही हो। इसके अलावा जो है हमने होल प्रोसेस को देखना है कि हम उसमें कोई मिस्टेक ना करें, गलती के कोई चांस ना हो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो हॉलमार्क है वो है टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी क्या है? टेस्टेबिलिटी जो है, द रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन testable assumptions, hypotheses developed after a careful study of the problem involved. टेस्टेबिलिटी क्या है कि जो भी हमने उसके लिए क्वेश्चंस बनाने हैं या हाइपोथेसिस जो भी जनरेट करने हैं वो एक्यूरेट हों, वो डेवलप जब किए जाएं तो हम उसके बारे में ऑलरेडी जो है वो अच्छी खासी स्टडीज़ में से जो है अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर चुके हों, जो हमें खुद भी समझ आ चुकी हो कि हमारी प्रॉब्लम असल में है क्या, और उसको हमने जो टेस्ट करनी है उसके लिए जो हमने अजम्पशंस या हाइपोथेसिस जो जनरेट की हैं वो टेस्टेबल हो। ऐसा कुछ ना हो जो यूनिवर्स में हो ही ना, मीन्स आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो टेस्टेबल होनी ज़रूरी हैं, जो जिनको आप टेस्ट भी कर सकें, ऐसा नहीं कि जो यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी क्या है? द रिसर्च फाइंडिंग्स वुड कमांड मोर फेथ एंड क्रेडेंस इफ द सेम रिजल्ट्स आर इवॉल्व्ड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ डाटा. The results of the test hypothesis should be supported again and again when the same type of research is repeated in other similar circumstances. हमारी जो रिसर्च है वो रेप्लिकेबिलिटी हो, मींस रिलायबल हो, जो हम एक जगह पे अगर उसको जो है अप्लाई करके उसको टेस्ट कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट्स दे वो, अगर हम उसी को अगर हम किसी और जगह पर अप्लाई करें मगर सर्कमस्टांसेस सेम हों, बाकी जो तमाम इन्वायरमेंट है वो सेम हो, मीन सेम ऑर्गेनाइजेशंस हों, सेम आपके पास जो है वो इन्वायरमेंट हो जिसमें आपने एक रिसर्च को दूसरी जगह पर जब अप्लाई करना है तो वो रिज़ल्ट सेम दे रही हो। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस। प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस क्या है? प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द फाइंडिंग्स टू रियलिटी बेस्ड ऑन अ सैम्पल। प्रिसीजन्स का मीन है कि जो भी आपके पास रिजल्ट है वो रियलिटी बेस्ड हो, ना कि ऐसा कोई रिजल्ट आ जाए जो कि रियलिटी से हट कर हो। इन अदर वर्ड्स, प्रिसीजन रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल टू व्हाट रियली एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। मीन आप जो भी रिजल्ट आपके पास आए वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हो, कुछ ऐसा नहीं जो कि आप इमेजिन ही कर रहे हों लेकिन उसकी रियलिटी में कोई जो है वो प्रेजेंस ना हो। आप यूनिवर्स में देख सकते हैं कि आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे जनरेट हुए हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी दैट आवर एस्टिमेशंस आर करेक्ट। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है, कॉन्फिडेंस क्या है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक है और इतने परसेंट चांसेस हैं मे बी कि ये ठीक नहीं है। इसमें हमारे पास है इट इज़ नॉट मेयरली इनफ टू बी प्रिसाइज बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी कैन कॉन्फिडेंटली क्लेम दैट 95% of our results will be true and there is only a 5% chance of our being wrong. इसके चांसेस हैं कि हमने हर जो भी रिज़ल्ट लेने हैं उसमें हमने अपने माइंड में एक चीज़ रख लेनी है, अपनी रिसर्च में एक चीज़ एक्सप्लेन कर देनी है कि जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो 95% ठीक है और जो 0.5% चांसेस हैं मे बी ये करेक्ट ना हो। लेकिन क्योंकि अगर जैसे हम लोगों पर रिसर्च करते हैं तो जब हमने उनकी नेचर को देख रहे होते हैं तो हर बंदे की जो नेचर है वो डिफरेंट है, उसके साथ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम उनको सेम नहीं कर सकते, इसलिए हमने 5% चांसेस का जो है जो रॉन्ग होने का जो है ऑप्शन रखा है। दिस इज़ आल्सो नोन एज द कॉन्फिडेंस लेवल। हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल होता है कितना? 5% चांसेस जो हमारे पास वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 जो है ऑब्जेक्टिविटी।
ऑब्जेक्टिविटी क्या है? द कंक्लूजन्स रीच्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द डाटा एनालिसिस शुड बी ऑब्जेक्टिव। जो हमारे रिजल्ट आए, जो हमने डाटा से एनालाइज किया है, वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। दैट इज़ दे शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, नॉट ऑन आवर इंडिपेंडेंट और इमोशनल लेवल। जो भी हमने रिसर्च किया है वो हमारे डाटा से या हमारे जो एनालिसिस आए उसकी बेस पे होना चाहिए, ना कि हम कोई उसके अंदर अपनी सेल्फ बाइस्ड उसके अंदर कोई राय दे दें या कोई ओपिनियंस की बेस पे हम रिजल्ट जनरेट करें। जो एक्चुअल डाटा है उसी को हम जो है वो एनालाइज करके अपनी इंटरप्रिटेशंस दें, अपने रिजल्ट्स की जो है आउटकम्स को जो है जनरेट करें। नेक्स्ट है जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी इट रेफर्स टू द स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द research findings in one organizational setting to other settings. Obviously, the wider the range of applicability of the solution generated by research, the more useful the research is to the users. जब आप देखते हैं कि आपकी कोई जो है प्रॉब्लम है आपने सॉल्व की है, तो आप उसकी बेस पे एक आर्टिकल लिख देते हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि जब आपकी रिसर्च जो है वो डिफरेंट जगहों पर उसको जनरलाइज किया जा सकेगा, तो वो आपकी ज़्यादा यूज़फुल होगी, ज़्यादा पॉपुलर होगी आपकी रिसर्च जब उसकी जनरलाइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। जब हम अदर सेटिंग्स में उसी को अप्लाई करेंगे तो वो जो है वो सेम रिज़ल्ट दे रही होगी, तो वो एप्लीकेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, अप्लाइकेबिलिटी उसके बाद जनरलाइजेबिलिटी भी उसकी इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्सिमनी। पार्सिमनी क्या? इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड द इम्पॉर्टेंट factors that influence it. Such a good conceptual theoretical model can be realized through unstructured and structured interviews with the concerned pupil and a thorough literature review of the previous research work in the particular problem area. पार्सिमनी क्या है कि हम जब भी कोई रिसर्च करें उसको हम इंट्रोड्यूस जब करते हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल हो, लोगों को जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं वो उनको समझ आ रही हो, और उनके उसके तमाम जितने भी इन्फ्लुएंस फैक्टर्स हैं उनको हम अलग से लिख लें और अलग से उनको जो है वो मेंशन करें, ताकि जो भी हम उसके बारे में आगे काम करना चाह रहे हैं उसका हम एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना लें कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर ये रिलेशनशिप है, ये इनका काज एंड इफेक्ट है, या इनका जो है वो कोई आपस में कनेक्शन है। वो जो भी कनेक्शन होगा वो हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हम ताकि उन्हीं के जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होंगे हमारे पास, उनके बारे में हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ करते हैं, ताकि हमें उनका बारे में जो है मज़ीद एक्सप्लेन हो जाए कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसके लिए हम मज़ीद लिटरेचर रिव्यू भी पूछते हैं, जो देखते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसर्च होती है, जो उस टॉपिक पे बेस पे जो हमने उसके अंदर जितनी एक्सप्लेनेशंस होती हैं उसके तमाम फैक्टर्स को हमने निकाल कर अपने सामने रख लेना है, ताकि हमारे पास अंडरस्टैंडेबल बना सकें अपनी पूरी प्रॉब्लम एरिया को। जो हमारा पूरा प्रॉब्लम एरिया है उसको हम डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पर एक्सप्लेन कर सकें। ये था हमारा सेकंड लेक्चर। तो आपका जो है अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आपके पास कोई और सजेशंस हैं हमारे चैनल के लिए तो हम आपसे वेलकम करेंगे, आपका फीडबैक वेलकम करेंगे। तो आपने हमें ज़रूर बताना है और आपने अपने कमेंट्स में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसका हम आपको आंसर करेंगे और आपको मज़ीद इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडेबल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।